नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम अखंड भारत। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। अखंड भारत में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक 2024 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा मंजूर कर लिया गया है। शीघ्र नियमावली बन जाने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इस प्रकार उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य बन गया है। गौरतलब है कि गोवा में 1867 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, यानी ब्रिटिश पीरियड से ही लागू है। साथियों, विगत दिनों उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2024 पास कर राज्यपाल की मंजूरी के बाद अंतिम रूप से इसे अप्रूव्ड करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। इसे उत्तराखंड सरकार का एक ऐतिहासिक और दुस्साहसिक कार्य कहा जा सकता है। साथियों, आइए हम देखते हैं कि इस कानून के खास प्रोविज़न क्या क्या हैं। क्या यह कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, शरीयत या मजहब में मुदाखलत करता है या उसे इफ़ेक्ट करता है? क्या इससे किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है? साथियों, सबसे पहले हम इसकी जो प्रोविजंस है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में पारित किया गया है, उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह प्रदेश में सभी रहने वाले सभी मजहब के मानने वालों पर लागू होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, किसी भी मजहब का मानने वाला व्यक्ति हो, उस पर यह कानून लागू होगा। इसके लागू होने के बाद अब शादी, तलाक, भरण पोषण यानी मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार, शादी की एज सहित सभी तरह के फैमिली लॉज के लिए एक समान कानून होगा। इसके लागू होने के बाद पॉलीगैमी यानी बहुविवाह पर रोक लगेगी। अब कोई भी शख्स एक समय में एक शादी कर पाएगा। पहले बीवी के रहते हुए दूसरी शादी इनलीगल होगी, अवैध होगी। अब शौहर अपनी बीवी के रहते दूसरी शादी नहीं कर पाएगा, जो इस सिविल कोड की सबसे बड़ी खासियत है। इसमें अब एक तरफा तलाक दिए जाने का अधिकार ख़त्म कर दिया गया है। अब दोनों की सहमति यानी मियाँ बीवी की सहमति के बाद कोर्ट द्वारा तलाक दिया या लिया जाएगा। इसके लिए दोनों मियाँ बीवी कंसेंट, कोर्ट में अपनी कंसेंट देंगे और कोर्ट द्वारा एक सेटिस्फाइड होने पर एक डिक्री पारित की जाएगी, जिसके माध्यम से तलाक दिया जाएगा। मुस्लिम समाज के लिए, खासकर हमारी बहन बेटियों के लिए यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी तरह इस कोड बिल में शादी की एज भी डिसाइड कर दी गई है। लड़कों के मामले में 21 साल और लड़कियों के लिए यह 18 साल होगी। संपत्ति में समान अधिकार होगा, बेटा या बेटी दोनों के लिए। इसमें जिस तरह बेटों का अधिकार अपने पैतृक संपत्ति, अपने माँ बाप की संपत्ति पर होगा, उसी तरह बेटियों का भी समान अधिकार होगा। इस कोड बिल में हलाला जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगा दिया गया है। अब कोई भी महिला तलाक के बाद अगर दोबारा किसी मर्द से, चाहे वो उसका पहला शौहर हो, अपनी मर्जी से शादी कर रही है, तो इसके लिए किसी तरह की प्रोसेस या हलाला आदि से नहीं गुजरना पड़ेगा, चाहे वो उसका पहला ही पति हो। मुस्लिम महिलाओं को पहले पति से शादी करने के लिए, जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत है, जानते हैं कि हलाला प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। इसी तरह उत्तराधिकार के बारे में हमने आपको बता दिया। साथियों, इस कोड बिल को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही थी पहले भी और अब भी फैलाई जा रही है। मैं बता दूं कि इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। शादी की जो रीति रिवाज है, धार्मिक मान्यताएं हैं, जो कस्टम्स हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले की तरह शादी पंडित और काजी ही करा पाएंगे, मुस्लिम निकाह पढ़ेंगे और हिंदू 7 फेरे लेंगे। सब कुछ पहले की तरह ही होगा। इस पर न तो कोई चेंजिंग है और न ही कोई रोक लगाई गई है। साथियों, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सबसे ज़्यादा लाभ होगा वो हमारी बहन बेटियों को होगा। मैं बताता चलूँ कि मुस्लिम समाज में पर्सनल लॉ या शरीयत के नाम पर एक समय में
4 शादी तक की इजाज़त है। बिना बीबी की सहमति के या बिना उसकी मर्जी के एक तरफा तलाक देने का मर्दों का अधिकार है। तलाक के बाद सिर्फ इद्दत तक यानी 3 माह तक बीबी का नान नखवा यानी भरण पोषण करना, निकाह हलाला, कम उम्र में शादी यानी बाल विवाह जैसी गंभीर कुप्रथाएं आज भी मुस्लिम समाज में कायम है। इसका सीधा प्रभाव औरतों पर पड़ रहा है। साहबानो इमराना जैसी लाखों महिलाएं दर बदर ठोकरें खा रही हैं। इनका कोई पुरसा हाल नहीं है। फ्रेंड्स, बदनसीबी का आलम यह है कि मुस्लिम औरत जो हमारी ही माँ, बेटी, बहन है, जिसके पैर तले जन्नत कही जाती है, पूरी उम्र 3 तरह के खौफ के साए तले जीती है, हमेशा डरी सहमी रहती है। पहला खौफ मुस्लिम मर्दों का एक तरफा तलाक देने का राइट से अधिकार है। बिना किसी वजह के और किसी भी समय जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर, चाहे बीबी 20 वर्ष की हो या 70 वर्ष की हो, कभी भी शौहर तलाक देकर उसे घर से बेघर कर सकता है। दूसरा खौफ 4 शादी का खौफ है। शरीयत के मुताबिक कोई भी मुस्लिम मर्द एक समय में 4 शादी कर सकता है, जबकि कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 3 व 129 में 4 शादी न करने की हिदायत दी गई है। 4 शादी अदल या इंसाफ के बिना पर ही की जा सकती है, जो किसी के लिए मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। आज इसके उलट हो रहा है। बीबी को मायके भेजकर या बेसहारा छोड़कर मर्द दूसरी शादी कर ऐश करता है। लाचार और बेसहारा बीबी अपने मासूम बच्चों के साथ दर बदर की खाक छानती है, टुकड़ों पर जीने के लिए मजबूर होती है, मजदूरी करती है। साथियों, तीसरा खौफ मेंटेनेंस है, भरण पोषण। शरीयत कानून के मुताबिक शौहर तलाक देने के 3 माह तक बीबी को नान नफा यानी मेंटेनेंस, उसका खाना खर्चा देता है। इसके बाद बीबी को खाना खर्चा दिया जाना बंद कर दिया जाता है। अब एक औरत उम्र के चाहे जिस पड़ाव पर हो, बीमार हो, दिव्यांग हो, अंधी हो, रोगी हो, उसे समाज के रहम करम पर छोड़ दिया जाता है। उसका शौहर 3 माह बाद उसकी सारी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाता है, मुक्त हो जाता है और दूसरी शादी कर मज़े से ज़िंदगी गुजारता है। साथियों, इसी तरह मुस्लिम समाज में शरीयत के नाम पर निकाह हलाला है, जबकि कुरान इसको कंडेम करता है। कुरान में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है। ये भी पूरे मुस्लिम समाज पर बदनुमा दाग है। औरतों को दूसरी कोई भी औरत अगर तलाक के बाद उसी शौहर से, पहले वाले शौहर से शादी करना चाहती है तो उसके लिए एक प्रोसेस, हलाला प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसके लिए काजी, मुल्ला जो भी इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, उनका ये शोषण का शिकार होती है औरत। इसी तरह शादी की उम्र भी मुस्लिम समाज में निर्धारित नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक प्यूबर्टी अटेन करने के बाद यानी बालिग होने के बाद कोई भी किसी भी लड़की या लड़के की शादी की जा सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में बालिग होने की उम्र लगभग 15 साल के आसपास बताई गई है। यानी मुस्लिम समाज में कोई व्यक्ति 18 साल लड़की है, 18 साल और लड़का है 21 साल, अगर उसके नीचे कम उम्र में शादी करता है तो मुस्लिम समाज के मुताबिक वो बाल विवाह नहीं है। इस तरह की कुप्रथा आज भी मुस्लिम समाज में मौजूद है। इसी तरह महर भी सिर्फ एक खाना पूर्ति है। इसका अमाउंट है, इसकी धनराशि बहुत कम है। यह सिर्फ दिखावे के लिए है। आज भी 1000, 500, 2000, 3000, 5000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा महर कायम नहीं की जाती। शरीयत कानून में उत्तराधिकार का नियम भी बेहद कठिन, भ्रामक और एब्सर्ड है, बेतुका है। बेटों के समान बेटियों को संपत्ति में अधिकार नहीं है। इस पर शिया सुन्नी फुकहा हजरात में भी गहरा मतभेद है। मुस्लिम समाज में भी इस पर कई तरह की राय है। साथियों, मुस्लिम समाज का दुर्भाग्य रहा है कि 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पास तो कर दिया गया, लेकिन इसमें शामिल इशूज टॉपिक्स जैसे इनहेरिटेंस, मैरिज, डाइवोर्स, तलाक, मेंटेनेंस यानी नान नखफा, दान, महर, हिबा, गिफ्ट, वसीयत, वक्फ आदि मामलों पर कोई यूनिफॉर्म लॉ या कानून नहीं बनाया गया। इसे शरीयत या पर्सनल लॉ के नाम पर छोड़ दिया गया। आज तक शरीयत कानून का कोडिफिकेशन नहीं किया गया। इन कानूनों में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। शरीयत और
पर्सनल लॉ को लेकर मुस्लिम समाज में भारी मतभेद है। इन पर न तो कोई सर्वमान या सभी लोगों को एक्सेप्ट की जाने वाली किताब है और न ही इनका कोडिफिकेशन किया गया है। तरह तरह की किताबों में अलग अलग तशरीह इंटरप्रिटेशन किया गया है। हर फिरके का उलमा, मुफ्ती, काजी अपने अपने मुताबिक इनकी तशरीह करता है। इसका पूरे मुस्लिम समाज पर बुरा असर पड़ रहा है। इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम औरतों को भोगना पड़ रहा है। औरत मुफ्ती, काजी और मौलवी के चंगुल में फंसकर शोषण और जुल्म सितम का शिकार होती है। इसकी झलक इमराना के लिए जारी फतवा में देखी जा सकती है, जो अपने पति के लिए हराम करार दी जाती है और अपने ससुर के लिए जायज़ करार दी जाती है। ये सब कुछ फतवा के नाम पर ही किया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग बखूबी जानते हैं और देखते होंगे कि पूरा मुस्लिम समाज शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, वहाबी, सनफी, जमाते इस्लामी, अहमदी, कादियानी, कई जमातों और फिरकों में बटा हुआ है। हर फिरके और जमात की अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, मुफ्ती, काजी, मौलवी सब कुछ अलग अलग हैं। इनमें भारी मतभेद है, डिफरेंसेज हैं। इनके द्वारा एक दूसरे को गलत करार दिया जाता है। ये लोग एक दूसरे को काफिर कहने से भी गुरेज नहीं करते। इनके द्वारा शरीयत की अलग अलग व्याख्या की जाती है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। यही नहीं, हदीसों, फ़िक़्ह, हिज्मा और कयास में भी भारी मतभेद है, भारी डिफरेंस है। साथियों, सबसे ज़्यादा बदनसीबी यह रही कि 1972 में शरीयत लॉ या पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और 2005 में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया गया था। लेकिन अभी तक इन दोनों संगठनों द्वारा शरीयत लॉ के मुताबिक कोई यूनिफॉर्म लॉ या ऐसा कोई कंपेंडियम नहीं बनाया गया जो सर्वमान्य हो अथवा अदालत की नज़र में इनकी अहमियत हो। मुझे सब कहते हुए शर्म आती है कि आज भी शरीयत लॉ के मामलों में कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक पारसी विद्वान सर फरदीन जी मुल्ला द्वारा लिखित किताब प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉ का हवाला दिया जाता है और जो हमारी अपेक्स कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नज़ीर के रूप में इसी किताब को पेश किया जाता है। कुरान तो एक है, यह अल्लाह की किताब है, लेकिन हमारे उलमा हजरात, हमारे मुफस्सिरीन हजरात कुरान की तशरीह भी अलग अलग तरीके से कर इसे भी डिस्प्यूटेड बना देते हैं। कुरान की तशरीह भी अलग अलग तरीके से की जाती है। शिया हजरात किसी तरह से अलग करते हैं, सुन्नी का अलग करते हैं, अहमदी अलग करते हैं, वहाबी और बरेलवी, देवबंदी में भी इस पर मतभेद है। फुक़हा हजरात हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली 4 फ़िक़हों में बटे हुए हैं। मुफस्सिरीन, मुज्तहिद, मुजद्दिद हजरात में भी गहरा मतभेद है, डिफरेंसेज है। इसी बात को समझते हुए 1885 में साहबानो मामले में तत्कालीन चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित संविधान पीठ ने टिप्पणी करते हुए अपने फैसले में इमीडिएट यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का सुझाव सरकार को दिया था। पीठ ने कमेंट किया था कि जब तक यूनिफॉर्म सिविल लॉ नहीं बनता तब तक मुस्लिम समाज में इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इनमें भारी डिफरेंसेज हैं। विभिन्न मुस्लिम फ़िरकों, जमातों तथा उलमाए दीन में भी गहरा मतभेद है। फ्रेंड्स, वर्तमान में मुस्लिम फैमिली लॉ को समाप्त कर एक समान कानून बनाने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में अनेकों तरह की रिट लंबित हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की उल्लंघन का हवाला दिया गया है, जो 100% सही है। साथियों, आज़ादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संसद में प्रस्तुत हिंदू कोड बिल के आधार पर 1955 व 1956 में कई ऐतिहासिक एवं रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी एक्ट संसद द्वारा पास किए गए थे। इनका दूरगामी परिणाम हुआ। सभी तरह की हिंदू समाज की सभी तरह की कुरीतियों, कुप्रथाओं और समस्याओं और विवादों का खात्मा हो गया। हिंदू समाज में फैमिली लॉ में यूनिफॉर्मिटी कायम हो गई। समाज के विकास और तरक्की का रास्ता साफ हुआ। मुस्लिम समाज की तरह अब हिंदू समाज में फैमिली लॉ को लेकर कोई विवाद नहीं है।
साथियों, आइए इन ऐतिहासिक कानूनों या एक्ट्स पर चर्चा करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इन 4 क्रांतिकारी कानूनों ने हिंदू समाज की दिशा और दशा बदल कर रख दिया है। उपरोक्त कानूनों या अधिनियमों को लागू करने के बाद अब हिंदू समाज में कोई भी व्यक्ति पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। बिना पति पत्नी की रजामंदी से एक तरफा मुस्लिम समाज की तरह तलाक नहीं दिया जा सकता। तलाक एक तरफा न देकर दोनों की कंसेंट से कोर्ट द्वारा पारित डिग्री के माध्यम से होता है। हिंदू समाज में शादी की एज भी डिसाइड है, निर्धारित है। गर्ल्स 18 साल और बॉयज 21 साल। संपत्ति में चाहे पुत्री विवाहित हो या अविवाहित, माँ बाप की संपत्ति में बेटों के समान हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार इन्हीं कानूनों द्वारा दिया जा चुका है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 एवं हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2020 के मुताबिक बेटों के समान बेटियों को भी माँ बाप की संपत्ति में समान हिस्सा दिए जाने का अधिकार मिल चुका है वर्तमान में। इसी तरह भरण पोषण में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। अगर हिंदू द्वारा दिए गए हिंदू व्यक्ति द्वारा अपनी बीवी का तलाक दिया जाता है और डाइवोर्स के बाद पत्नी जीवन भर शादी नहीं करती, तो उसका पूर्व पति पूरी जिंदगी उस अपनी पहली बीवी को नान नफा यानी खाना खर्चा देने के लिए बाध्य है। इस तरह का कानून, इस तरह की व्यवस्था उपरोक्त एक्ट में की गई है। साथियों, जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर हमारे उलमा हजरात, हमारे सियासी मुस्लिम कायद या असरदार लोग संविधान का हवाला देते हैं, उस बाबा साहब का यूसीसी को लेकर कहना था कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं समझ पा रहा हूं कि किसी मजहब को यह विशाल और व्यापक क्षेत्राधिकार या अधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। इस तरह तो धर्म जीवन के हर पहलू पर हस्तक्षेप, इंटरफेयर करेगा। हमारी सामाजिक व्यवस्था असमानता तथा भेदभाव से भरी पड़ी है। हमें आज़ादी इसलिए नहीं मिली कि जहाँ जहाँ हमारे मौलिक अधिकारों के साथ विरोध है वहाँ वहाँ सुधार हो सके। इस तरह साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूरी तरह से पूरे भारत में सभी मजहबों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन परिस्थितियों बस या हालात बस ऐसा नहीं हो सका। मुस्लिम समाज में असेंबली लॉ में शरीयत लॉ लागू रहा। यह कथन आज बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि शरीयत कानूनों के मुताबिक के नाम पर मुस्लिम औरतों के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सदियों से मुस्लिम महिलाओं का अन्याय, शोषण और पीड़न किया जा रहा है। मेरी समझ इस मुतालिक यह है कि यूसीसी का विरोध किया जाना गैर जरूरी है, गैर कानूनी है। कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जाए। इंटरनेशनल लेवल पर देखने से पता चलता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान में कई ऐसे अरब ममालिक या मुस्लिम ममालिक हैं, देश हैं जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा चुका है। यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। साथियों, दीवानी या सिविल मामलों में प्रॉपर्टी लॉज, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट्स लॉ, पार्टनरशिप लॉ और एविडेंस लॉ में समस्त नागरिकों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, एक समान कानून बनाया जा चुका है जो सभी नागरिकों पर लागू हो रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सब पर। संपत्ति के ट्रांसफ़र के मामले में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट 1882, इसी तरह संविदा या कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872 लागू है। टॉर्ट्स यानी अपीत के संबंध में इंडियन टॉर्ट्स लॉ 1872। इसी तरह साझेदारी, पार्टनरशिप के मामलों में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 समस्त भारत के समस्त नागरिकों पर वर्तमान में लागू है। सिर्फ फैमिली लॉ में एक समान कानून नहीं है। कुछ मामलों में जैसे ट्रिपल तलाक में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019
लागू कर दिया गया है। इस एक्ट के द्वारा ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया है और उनसे गैर कानूनी करते हुए इस पर सज़ा का प्रोविज़न किया गया है। इसी तरह इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लागू है, जो सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पर लागू होता है। इसी तरह एडॉप्शन यानी गोद लेने के मामले में भी यूनिफॉर्मिटी हो चुकी है। इस संबंध में 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पारित किया गया था, जिसके मुताबिक अब किसी भी मजहब का व्यक्ति गोद ले सकता है। पहले इस्लाम के मानने वाले लोग गोद नहीं ले सकते थे। अब इस एक्ट के तहत मुस्लिम समाज के लोग भी किसी भी बच्चे को कुछ टर्म एंड कंडीशन पूरी करने के बाद गोद ले सकते हैं। कृषि भूमि के मामले में उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि से संबंधित बिना वसीयती उत्तराधिकार के मामलों में यूपी ZLR एक्ट 1950 सभी लोगों पर लागू होता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू। इसी कृषि भूमि में यूपी ZLR एक्ट 1950 के मुताबिक दाखिल खारिज किया जाता है, संपत्ति ट्रांसफ़र की जाती है बच्चों को। ये कानून सभी नागरिकों पर लागू है। साथियों, संक्षेप में कहा जा सकता है कि जो मैंने अभी तक उपरोक्त विषयों पर बातचीत किया, आपको जानकारी दिया, उसके डिस्कशन से यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि पर्सनल लॉ डिस्क्रिमिनेटरी होने के कारण फंडामेंटल राइट्स, खासकर औरतों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है। पर्सनल लॉ या शरीयत लॉ आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 का वायलेशन करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड न होने से इसका सबसे बुरा असर मुस्लिम महिलाओं पर पड़ रहा है। शरीयत के नाम पर सदियों से इनके साथ जस्टिस, नाइंसाफ़ी और जुल्म और सितम किया जाता रहा। फतवा देने और हलाला के नाम पर इनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। साहबानो, इमराना, इसरत जहां जैसी हजारों बहादुर औरतों को अदालतों का सहारा लेना पड़ रहा है। आज हमारी बहन बेटियां हमारे समाज से, शरीयत और उलमा हजरात से निराश होकर कोर्ट की शेल्टर में जा रही हैं, कोर्ट में रिट दाखिल कर रही हैं। साथियों, उत्तराखंड सरकार ने UCC बनाकर आज़ादी के बाद पहली बार मुस्लिम औरतों को इंसाफ देने और उनको एम्पावर करने का दुस्साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को होगा। अब कोई मुस्लिम मर्द अपनी बीबी को एक तरफा तलाक नहीं दे सकेगा। पहली बीबी के रहते दूसरी शादी नहीं कर पाएगा। अगर करता है तो वो मुकम्मल तौर से अवैध होगी। इसमें दंड का प्रोविज़न है। बाल विवाह पर रोक लगेगी। पिता की प्रॉपर्टी में बेटियों को भी बेटों की तरह बराबर का हिस्सा मिलेगा। गुजर बसर के लिए हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा डाइवोर्स के बाद। अब अगर कोई इन पर अब CRPC 125 का जो प्रोविज़न है मेंटेनेंस को लेकर, अब सभी लोगों पर लागू होगा। डाइवोर्स के बाद भी अगर मुस्लिम औरत शादी नहीं करती, ज़िंदगी भर बिना शादी के रहती है, तो उसके पूर्व पति का यह दायित्व होगा कि वह उसका मेंटेनेंस करे। अब हमारी बहन बेटियों को 3 महीना 13 दिन के बाद, तलाक के बाद इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही उस कदम की पूरे मुल्क में सराहना की जानी चाहिए। प्रोटेस्ट या एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ मुट्ठी भर चंद लोगों द्वारा अपना उल्लू सीधा करने और समाज में अपनी अहमियत जताने, अपना एक्सिस्टेंस शो करने, झूठी सिंपैथी लेने, अपना महत्व दिखाने के लिए इस कानून के लागू होने पर इसका विरोध करने की बात की जा रही है, धमकी दी जा रही है। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है, सबसे बेहतर बात है कि अभी तक इस मुतालिक मुस्लिम समाज का, खासकर मुस्लिम जनता का कोई रिएक्शन नहीं रहा है। हाँ, कुछ छुटपुट लोगों को छोड़ दिया जाए तो कोई ख़ास प्रोटेस्ट या एहतजाज या इस पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, इस मुतालिक पूरे मुस्लिम समाज से मेरी दरख्वास्त है कि किसी के बहकावे और उकसावे में आकर किसी भी तरह की गैर कानूनी हरकत न करें। ऐसा कोई काम न करें जिसकी इजाज़त मुल्क का कानून न देता हो। अगर कोई अपने फ़ायदे के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करता है तो आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसका बाइकाट करें, उसकी बात न सुनें। UCC लागू होने से हमारी बहन बेटियां एम्पावर होंगी। पूरे मुस्लिम समाज की तालीम और तरक्की का रास्ता साफ होगा। सारी तरह की गलतफहमी, कन्फ्यूजन्स, मुकदमेबाजी से निजात मिलेगी। साथियों, इस संबंध में मेरी राय है कि सबसे बेहतर होता
कि केंद्र सरकार द्वारा पूरे मुल्क के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ बनाया जाता तो और ज़्यादा बेहतर होता, फैमिली लॉज में और ज़्यादा बेहतर यूनिफॉर्मिटी होती। साथियों, मैं इस मंच की जानिब से मुतालबा करता हूँ कि बिना वक्त गंवाए जल्द अज जल्द पूरे मुल्क के लिए भारत सरकार एक यूनिफॉर्म सिविल कोड या सिविल लॉ बनाए। अब आगे इसे और टालना मुनासिब नहीं है। मुस्लिम महिलाएं पढ़ लिख कर जागरूक हो रही हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं, कोर्ट में रिट्स दाखिल कर रही हैं, कोर्ट से चाराजोई कर रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अब इस मुद्दे को बहुत दिन तक लंबित रखना किसी भी एतबार से सही नहीं है। केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी इस पूरे भारत के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। मैं सुल्तान समद, वसुधैव कुटुंबकम, अखंड भारत, लखनऊ। थैंक यू।